Assalamu alaikum and another welcome into Life with Shifam. मैं हूँ राबिया अजीज़ एंड एज ऑलवेज हम आपके लिए कुछ इस तरह के सेशंस लेके आते हैं जिनसे आपकी आगाही बढ़ सके, आप बाकियों में आगाही बढ़ा सकें, बात कर सकें और कभी कभार स्पेशलिस्ट का इस सेशन में होना, इस प्रोग्राम में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो हम हिचकिचाते हैं पूछते हुए, हम अपने डॉक्टर से नहीं बात कर सकते। तो ये वो मौका है कि कोई सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सवाल बेवकूफ़ाना सवाल नहीं होता। प्लीज़ पूछें, बिकॉज़ अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपकी इल्म में इजाफा होगा। एंड आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर औरंगज़ेब से, हु इज़ ए पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन एंड उनको साथ स्ट्रीम पे लेते हुए उनसे बात करते हैं थोड़ी और पूछते हैं कि पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के इर्द गिर्द क्या होता है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर औरंगज़ेब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राबिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेशलिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम। तो सबसे पहले डॉक्टर औरंगज़ेब प्लीज़ अपना थोड़ा सा तारुफ कराइए। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और पिछले 8-9 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरोसर्जरी की कराची में, और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हमारा जाना होता है। बहरहाल उसके साथ मेरी सर्टिफिकेशन है गामा नाइफ न्यूरोसर्जरी में, जिसमें हम ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह को ट्रीट करते हैं, और उसके साथ मेरी 2 सर्टिफिकेशंस और हैं यूएसए के साथ। बाकी पेशेंट्स को हम एज ए न्यूरोसर्जन देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं इन 809 सालों में जो मैंने एज ए कंसल्टेंट देखे हैं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो आज के सेशन को अगर हम लेके चले एंड अगर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी को थोड़ा सा हम तोड़ के समझाने की कोशिश करें कि पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी जो है वो न्यूरोसर्जरी की एक सब स्पेशलिटी होती है। हर न्यूरोसर्जन जाके बच्चों के साथ नहीं काम कर सकता। आपको उस तरह के और ज़्यादा एडवांसेस करने होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो अगर हम इस वक्त जो हमें आपको सुन रहे हैं उनको समझाएं कि न्यूरो सर्जरी से क्या मुराद है, का मतलब क्या होता है। देखिए, पीडियाट्रिक जैसा कि आपने डिफाइन किया, न्यूरोसर्जरी की भी बहुत सारी अब ब्रांचेस हैं। उसमें स्पाइन अलग हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, और पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है। अगर हम आए रेडिएशन की तरफ, तो रेडिएशन की भी उनकी एक अलग ब्रांच है। तो ये अब मुख्तलिफ हिस्सों में जो है, हर फील्ड के, बल्कि मैं कहूँगा सब सुपर स्पेशलिटीज होती जा रही हैं। सब स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी, और काफी आपके प्रोग्राम में भी आते हैं जो पीडियाट्रिक्स में एफसीपीएस करते हैं, और उसके बाद पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की भी फील्ड में जाते हैं। तो सेम सेम इट इज न्यूरोसर्जरी में भी इसी तरह होता है, और बाकी फील्डों में भी हो रहा है इस तरह से। तो अब जो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है, उसमें जो चीजें आती हैं, जो कॉमन हम लोग देखते हैं, वो माइलोमेनिंजोसील है कमर में, जिसको फोड़ा देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, स्पेशली इस रीजन में। और उसके अलावा दिमाग में पानी का हो जाना, हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है उसको। हाइड्रोसेफेलस बहुत कॉमन है हमारी फील्ड में। और उसके अलावा कैरी मॉलफॉर्मेशन, दिमाग का नीचे आ जाना, स्पाइन में आ जाना, तो कैरी मॉलफॉर्मेशन के काफी पेशेंट हम देखते हैं इन इन न्यूरोसर्जरी, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोसेफलस, उसकी शंटिंग, किरनेसिनोस्टोसिस और उसकी रेपरेशन, जी, बिकॉज क्रेनेशियो। बहुत सारे बच्चे सिंध रूरल एरियाज़ में, बलूचिस्तान से, इवन पंजाब से जो आते हैं वो इस किस्म की क्रेनियल सर्जरीज़ के लिए आते हैं जिनके अंदर ये अनोमलीज पाए जाते हैं। तो जब आप
जब माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो आप उनसे जो फर्स्ट जब आप उनके स्कैन्स देख रहे होते हैं या जब आप उनको बता रहे होते हैं, हम जो एक कॉन्वर्सेशन बहुत सारे महीनों से जारी रख रहे हैं डॉक्टर औरन से, वो ये रही है कि डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टरी तक नहीं रह जाता, वो काउंसलर भी बन जाता है और वो माँ बाप को तसल्ली भी दे रहा होता है, साथ में बता भी रहा होता है, साथ में समझा भी रहा होता है। तो इन योर क्लिनिक आप इसको किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह लेके चलते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हम देखते हैं और आपने भी नोट किया होगा कि 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम तो ये है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अक्सर लेट आते हैं। तो कोई ना कोई उनकी लोकेलिटी में तो लोकल डॉक्टर उनको देखते हैं, या अगर उनके कोई रिलेटिव्स हैं तो वो उनको बताते हैं कि भाई ऑपरेशन नहीं करवाना या फला चीज नहीं करवाना, ये हो जाएगा, हमने फलां को देखा था। तो फलां को क्या बीमारी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक लोकल के आसपास अपने किसी रिलेटिव से या किसी दूर के जानने वाले से कुछ सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। और होता क्या है इन द लेट, जैसे आपने क्रेनियोस्टेनोसिस के बारे में कहा कि उसमें सुचर को ओपन करना होता है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में वो लेट कर देते हैं। और होता क्या है कि बच्चों का दिमाग बढ़ नहीं पाता वक्त पे, और वो क्लोज होता है जब उनको झटके पड़ते हैं, जब उनको खाने पीने को छोड़ देते हैं, वो हाथ पांव की कमजोरी शुरू होना होना शुरू हो जाती है। उस स्टेज में फिर पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम उनको जब ऑप्शन देते हैं कि ये इसका इलाज है या इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, तो वो बताते हैं कि भाई हमने तो अपने मोहल्ले में या अपने रिश्तेदारों से पूछा था, उन्होंने कहा कि आप ये करवाएंगे तो ये हो जाएगा। ये तो ये सुनी सुनाई बातें बहुत होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये काउंसिल करना पड़ता है। सेकंड एक्सट्रीम ये है कि लोग अपनी बीमारी को खुद ही गूगल कर लेते हैं, कि खुद ही गूगल किया, खुद ही उसको पढ़ा और खुद ही उसको समझ लिया। इसको पढ़ने में काफी टाइम लगता है। तो एटलीस्ट अगर उनको किसी भी तरह का बीमारी के हिसाब से या अपने डायग्नोसिस के हिसाब से सेटिस्फेक्शन चाहिए, 2 या 3 डॉक्टर से अपना ओपिनियन करवा लें। दिस इज द बेस्ट वे जो मैं सजेस्ट करूंगा, कि एटलीस्ट आप 1-2 डॉक्टर से ओपिनियन करवाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। सेकंड ये है कि काउंसलिंग हमें बिल्कुल पेरेंट्स की करनी पड़ती है, इधर फॉर, ऐसा नहीं कि हमेशा सर्जरी ही होती है। अगर हम कंजर्वेटिव प्रोसीजर की तरफ भी जा रहे हैं तो हमें पूरा पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। उनके भी बहुत सारे खदशे होते हैं, बहुत सारे उनके सवालात होते हैं, कुछ रेलेवेंट कुछ इनरेलेवेंट, तो उनके बारे में हमें बताना पड़ता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि बेबी कौन से नंबर पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या पहले कभी खानदान में इस तरह की बीमारी हुई है या इससे एडल्ट या बच्चा जो है उसमें हुई है। तो उस हिसाब से हमें जो है मदर की न्यूट्रिशन को भी देखना पड़ता है और उसको भी मद्देनजर, और इन सारी बातों को काउंसिल करना पड़ता है हमें। सेकेंडली अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं तो सर्जरी इज नॉट द एंड, हमें वहां पे खत्म नहीं करना होता। उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी होती है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो उसके बाद हमें एड्रेस करने पड़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों की, तो उसके बारे में भी हमें काफी पेशेंट्स को काउंसिल करना पड़ता एंड जैसे कि मुझे समझ आ रही है, ये इस किस्म की प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़रूरी होती है। एंड है। हम पोस्ट ऑप की तरफ थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन टू बी एबल टू आइडेंटिफाई डॉक्टर औरंगजेब के अगर हम सर्जरी या कंजर्वेटिव मेथड को लेके चल रहे हों तो पेरेंट्स को ये समझाना कि ये एक टीम वर्क होती है। इसमें न्यूरोसर्जन अकेले नहीं काम करता, इसमें बहुत सारे अदर प्रैक्टिशनर्स भी उनके बच्चे को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, हेमेटोलॉजिस्ट होता है, सर्जन के अलावा जो रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप माँ बाप को काउंसल कर रहे होते हैं और उनको बताते हैं कि ये इस तरह से एक टीम एफर्ट है, एक टीम को लेके चलना है, तो इन योर क्लिनिक या इन योर years ऑफ एक्सपीरियंस आपको किस तरह की मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है? राबिया, इसमें ये होता है कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज पेशेंट के साथ होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एमएमसी है, माइलोमेनिंजियोसील है। अगर इस तरह का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें ऑर्थोपेडिक के इश्यूज भी होते हैं, क्लब फुट, प्लस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी इश्यूज भी हो जाते हैं। तो उसमें 2-3 स्पेशलिटीज आ जाती हैं। न्यूरो के इश्यूज हो सकते हैं तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो ऑर्थोपेडिक भी इन्वॉल्व हो गई,
यूरोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गई, न्यूरो सर्जरी भी इन्वॉल्व हो गई। अब अगर कमर में फोड़ा है, अगर एमएमसी है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो वो हमें उनको काफी गाइड करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि इट्स नॉट वन मैन जॉब। जो भी चीजें पैदाइशी तौर पे बच्चे में होती हैं, वो कभी भी अकेले नहीं आती है। बहुत रेयर है कि कोई एक ही इशू हो, हमेशा उसमें 2-3 चीजें साथ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इवन एमएमसी की, माइलोमेनिंजोसिस की, तो उसके साथ हाइड्रोसेफेलस बहुत एक कॉमन इशू होता है जो 85% एसोसिएटेड है एमएमसी के साथ, और वाइस वर्सा।